आज हम लोग चैप्टर 4 है ना, जो चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले जो पढ़ना है ना, सिर्फ कार्बन के बारे में अध्ययन करना है। तो कार्बन जनरली रूप में अगर आप बता सकते हैं कि कार्बन होता कैसा है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, कार्बन किस भाषा से मिलकर वह बना, किस उसका लैटिन नाम क्या है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन जो है ये कैसा बंधन बनाता है, ये सब थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। देखिए कह सकते हैं ना कि कार्बन से चारों तरफ कार्बन से हम लोग घिरे हुए हैं, यानी कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो बिना कार्बन के बना हो, सब में कार्बन है। ये आप मार्कर देख रहे हो कार्बन है, आपके शरीर जो है कार्बन का बना हुआ है। आप इस पृथ्वी पर जितने चीज़ें आप देख रहे हैं सब में कुछ न कुछ कार्बन है। तो हम कह सकते हैं कि हम जो है कार्बन से घिरे हुए हैं, हम चारों तरफ कार्बन से घिरे हुए हैं, यानी हमारे चारों तरफ क्या है, कार्बन ही कार्बन है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आता है कि कार्बन सर होता कैसा होगा, तो देखिए कार्बन जो होता है, कोयला सब लोग देखा होगा, कोयला, वो कोयला जो है वो किस रूप में रहता है, वो कार्बन का ही रूप है। कोयला किसका रूप है, कार्बन का ही रूप है। देखिए ये जो कोयला आपको दिख रहा है ये क्या है, यही है कार्बन। आ रहा बात समझ में। तो देखिए क्या होता है कि कार्बन जो है वह कार्बन शब्द जो है ना, एक भाषा है लैटिन भाषा कार्बो, यही लैटिन भाषा कार्बो से बना है कार्बन। किससे बना है, कार्बो से, जिसका अर्थ होता है कोयला या चारकोल। देखिए कोयला या चारकोल, देखिए कोयला तक सब लोग जानते होंगे, कोयला सब लोग देखा होगा, लेकिन कहोगे कि सर कोयला तो हमने देखा है लेकिन चारकोल कैसा होता होगा। नहीं, कोयला को चारकोल नहीं बोलते हैं। चारकोल जो होता है, जो लकड़ी का जला हुआ जो भाग होता है ना, उसको हम कहते हैं चारकोल। क्या बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं। लकड़ी को जला देंगे ना, जो जला हुआ भाग है, कभी कभी देखते हैं घर में जो महिला लोग खाना बनाती होगी लकड़ी से, तो लकड़ी का बनता जो जला वाला भाग है ना, उसको पानी में डुबाकर बुता दो, अब फिर उस जला वाला भाग से जब बनाओगे आप खाना ना, तो बड़ा कोयला का काम करता है वो चारकोल। अरे बस समझ में, जो जला हुआ लकड़ी है वो लकड़ी को पानी में डुबा दो तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, फिर अगला दिन उसको आप जब आग धराओ ना तो उसको डाल दो उसमें गोईठा के साथ में, वो धर लेगा ना, कोयला का काम करेगा, वो है चारकोल। क्या है, चारकोल। तो हम समझ सकते हैं कि जो कोयला है वह कार्बो शब्द से आया है। किस शब्द से आया है, कार्बो, यानी कोयला का लैटिन नाम क्या हो गया, कार्बो हो गया। इसका मतलब होता है कोयला या चारकोल। कार्बन एक अधातु है। कैसा है, अधातु। याद रखिएगा कार्बन जो है वह अधातु है। अब धातु अधातु क्या है, ये धातु और अधातु के बारे में हमने आपको इससे पहले का जो चैप्टर पढ़ाए है ना, धातु और अधातु, उसमें आपको भली भांति आप जान रहे होंगे कि धातु क्या है और अधातु क्या है। धातु का गुण क्या होता है, जो चमकता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की आवाज़ होती है, जो तन्यता होता है, जिसमें विद्युत जाने की प्रवृत्ति होती है, वो सब क्या है, धातु। इससे जो विपरीत गुण वाले होते हैं उनको कहते हैं हम अधातु। अरे बात समझ में, ये तो सबको पता होगा, है ना। देखिए अधातु जिसका संकेत होता है सी, अब कार्बन का संकेत क्या होता है, सी होता है। अरे बात समझ में। चलिए देखिए कार्बन तथा उनके यौगिक जब पढ़ना था, इसीलिए मैं पहले सबसे पहले आपको कार्बन से रूबरू कराता हूँ। हमने क्या बताया, कार्बन से हम लोग चारों तरफ घिरे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो हम कार्य कर रहे हैं वह कार्बन से हैं। कोई ऐसा वस्तु नहीं जो बिना कार्बन के बना हुआ, सब में कार्बन कुछ ना कुछ है ही। जैसे मनुष्य का शरीर ले लो, कार्बन ले लो, कार्बन है ना। कार्बन जिसमें ज़्यादा थोड़ा, जिससे हम लोग का शरीर भी बना कार्बन से, ये माइक देख रहे हो ये कार्बन का देख रहे हो, ये पेन है ये भी कार्बन है, यानी हर चीज़ हम कार्बन से घिरे हुए हैं। ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या है, कार्बन है। अब कहा गया है कि कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है ना, वो क्या होता है, 6 होता है।
याद रखिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। कम से कम आप लोगों को याद करना चाहिए जो तत्व होते हैं ना लाइन से 30 तक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कम से कम आप 30 तक इसको याद रखो, ठीक है। 30 तक याद रखोगे आपका काम चल जाएगा। 30 के बाद जो है मेन को याद करेंगे, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब का हम याद कर लेंगे, है ना। तो चलिए, कार्बन की परमाणु संख्या होता है बच्चा 6, ठीक है। अब अगर बात की जाए इसकी द्रव्यमान का, तो जो इसका द्रव्यमान होता है ना वो 12 होता है। कितना होता है? 12। और इसमें सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। इसमें कौन सा बंधन पाया जाता है? सहसंयोजक बंधन। ये सहसंयोजक बंधन क्या है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आगे हम इसको बेहतरीन तरीका से हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है। फिलहाल आप ये जानिएगा कि कार्बन जो है वो कैसा बंधन बनाता है? सहसंयोजक बंधन बनाता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। कार्बन का संकेत जो होता है C होता है। कार्बन जो है लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चारकोल या कोयला। बोले कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? चलिए आगे। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि सर कार्बन कितना पाया जाता होगा पृथ्वी पर? तो आप याद रखिए, पृथ्वी पर जो कार्बन पाया जाता है 0.02%। 0.02% कार्बन पाया जाता है, और हवा में इसकी उपस्थिति होती है 0.03%। थोड़ा एक पॉइंट बढ़ जाता है, यानी पृथ्वी पर कार्बन की उपस्थिति 0.02% और हवा में इसकी उपस्थिति हो जाता है 3%। बोलिए कोई दिक्कत? कार्बन के बारे में सबको समझ में आ गया। सबसे पहले कार्बन, तो कार्बन क्या है? एक अधातु भी है। कार्बन का लैटिन नाम क्या होता है? कार्बो। इसका अर्थ क्या होता है? कोयला या चारकोल। यह एक अधातु है, हमने लिखाया। फिर इसका संकेत जो होता है C होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 और इसकी द्रव्यमान जो होता है 12 होता है। कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाता है, जिसकी उपस्थिति हवा में इसकी उपस्थिति 0.03% और पृथ्वी पर कार्बन की उपस्थिति 0.02%। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रही है? चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये थोड़ा समझिएगा, ये VVI टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कार्बनिक यौगिक के स्रोत एवं महत्व। कार्बनिक यौगिक का स्रोत और महत्व, यानी कार्बनिक यौगिक का क्या स्रोत रहा है, कैसे कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति होती है। अरे बस समझ में, यानी कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका क्या स्रोत है ना। तो आप देख सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक के स्रोत एवं इसका महत्व में प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी, यानी सबसे पहले जब साइंस का उतना विकास नहीं हुआ था, साइंस उतना डेवलप नहीं किया था, उस समय लोगों का क्या मान्यता था कार्बन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो लोग की मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिक के मुख्य स्रोत है ना, मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधा से होता है। उस समय लोगों का मानना था कि कार्बनिक यौगिक का जो विकास है वह कैसे हुआ है? पेड़ पौधा से, पेट्रोलियम से और कोयला से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उनका मानना था कि कार्बनिक जो यौगिक है सिर्फ किससे प्राप्त किया जा सकता है? सजीव स्रोत से, यानी सजीव से कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया जा सकता है तथा उन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। लेकिन शुरुआत दौर में मान्यता थी कार्बनिक यौगिक का कि जो कार्बनिक यौगिक है वह है पेट्रोलियम से, पेड़ पौधों से और कोयला से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यह सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त होते हैं। कौन? कार्बनिक यौगिक। प्रयोगशाला में इसे तैयार करना संभव नहीं है। लोगों का मान्यता था कब?
जब साइंस डेवलप नहीं था तब लोगों का मानना था। लेकिन क्या हुआ कि बर्जिलियस आए, यही आपको बर्जिलियस आप दिख रहे हैं, शायद फोटो नहीं दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, नहीं ना दिख रहा है जी, कुछ ऐसे ही थे। तो बर्जिलियस आए और बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में कहा ना, एक सिद्धांत दिया। बर्जिलियस 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम दिया गया जीवन शक्ति का सिद्धांत। आपसे पूछता है एग्जाम में कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, जीवन शक्ति सिद्धांत को किसने दिया, तो क्या कहोगे, बर्जिलियस ने दिया। किसके लिए दिया गया था, तो ये कार्बनिक यौगिक के खोज के लिए एक सिद्धांत दिया बर्जिलियस ने। उन्होंने बोला, उनके अनुसार बोला गया कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। ये छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं थे। देखिए आप सुनिएगा तो यही कहिएगा कि सर बेवकूफ़ी ऐसा बात कर दिए कि अदृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति मतलब अदृश्य शक्ति का मतलब होता है कि जिस शक्ति को आप देख नहीं सकते हो। अगर कोई किसी के पास इतना क्षमता है कि आपको गायब कर दे, ये अदृश्य शक्ति है। हम लोग जानते हैं कि भूत होता है, तो ये भूत जो है वो एक अदृश्य शक्ति है। अगर कोई भगत जो है महिला के मुरीद घुमवा दे रहा है, उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति है। तो बर्जिलियस ने यही बोला कि सजीव जो है ना, उसमें कार्बनिक यौगिक का तो निर्माण होता है, लेकिन वह एक अदृश्य शक्ति के द्वारा हो रहा है। यानी उसका कोई स्रोत पता नहीं, वो अदृश्य शक्ति अपने आप इसमें निर्माण हो रहा है कार्बनिक यौगिकों का। किसने बोला, बर्जिलियस ने बोला कि अदृश्य शक्ति है, शक्ति के द्वारा होता है। लेकिन इस धारणा का अंत हुआ, वैज्ञानिक आए और कहे ना, बोहलर आया। जो बोहलर जो था वह बर्जिलियस का चेला था, शिष्य, पढ़ने वाला स्टूडेंट। बोहलर कहता है कि गुरुजी तू गलत बोली था, है ना, तोरे से हम पढ़ लुआ है, लेकिन तोरा अब हम तोरा से ज़्यादा जाना है, तू सीमित रूप से न पढ़ाए और हम आओ तोरों से बड़का मास्टर भी जाके पढ़ के लिए है ना। अब हमरे चेला है जी, तू सब मान ले तू 10वां में पढ़ा रहे हैं और तू सब इंजीनियरिंग करके आएगा, हम कुछ बोलेंगे तो नहीं पकड़ लेगा ना, गुरुजी गलत पढ़ाई था, ऐसे न होते ऐसे होते, तोरा 10वें ले नॉलेज हवा, लेकिन ऊपरे हम नॉलेज प्राप्त करके आ चुके हैं। बोहलर ने कहा कि नहीं, आपका ये सिद्धांत गलत है। वैज्ञानिक में ऐसे ही झगड़ा होता था, वो ऐसे बोल दिया ना तो उसको गलत साबित करके कोई जो वैज्ञानिक अलग जो है दूसरा, वो अलग अपना सिद्धांत दिया। तो बोहलर ने इस सिद्धांत को अंत किया और बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनिया साइनाइड को गर्म करके किया। देख लीजिए, अभी बर्जिलियस हो चाहे पहले लोगों का मानना क्या था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं हो सकता है, लेकिन बोहलर ने क्या किया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण करके, यूरिया क्या है, कार्बनिक यौगिक, यूरिया का संश्लेषण किया और अमोनियम साइनाइड को गर्म करके कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। किसको, अमोनियम साइनाइड को गर्म करके। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, क्या बोलोगे, बर्जिलियस ने दिया। कब दिया, 1815 ईस्वी में। बर्जिलियस जीवन शक्ति के सिद्धांत को अंत किसने किया, बोहलर ने। प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए सबसे पहले किसका निर्माण किया गया, यूरिया का संश्लेषण किया गया। सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या बनाया गया, यूरिया। याद रखिएगा, यूरिया वो भी कैसे बनाया गया, अमोनियम साइनाइड को गर्म करके। यानी हम कह सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण हुआ ना, वह किससे हुआ, यूरिया से नहीं हुआ। अमोनियम साइनाइड को गर्म करके जो कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया गया, वह किससे बनाया गया, अमोनियम साइनाइड को गर्म करके। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था, यूरिया। किसने बनाया था, बोहलर ने। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया,
बर्जिलियस ने। आ रहा है बात समझ में? चलिए देखिए, ये जो पॉइंट है ना, इसको एकदम कंप्लीट करना है। इतना ये कम मत समझो। एक पैनल हम आपको दिख रहा है ना, एक पैनल, इससे 2 से 3 नंबर पूछेगा। 2 से 3 नंबर लिख लो, इतना से 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव। सिर्फ कार्बन से आपका इस चैप्टर में, कार्बन अगर इस चैप्टर में पूछेगा ना तो कार्बन से ज़्यादा पूछता है, तो इससे आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाला है ना। तो थोड़ा सा इसको अध्ययन कर लेगा बढ़िया से, है ना। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्या है कि बर्जिलियस के सिद्धांत जो है को लिखे, ठीक है। बर्जिलियस के सिद्धांत लिखना है या जीवन शक्ति के सिद्धांत को लिखे। बर्जिलियस के सिद्धांत क्या था? बर्जिलियस ने ही सिद्धांत दिया था जीवन शक्ति का सिद्धांत। तो हम कह सकते हैं कि या तो बर्जिलियस का सिद्धांत लिखे, नहीं तो जीवन शक्ति का सिद्धांत लिखे। तो क्या लिखेंगे हम? इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। बर्जिलियस बोले जीवन शक्ति के सिद्धांत में कि कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण है ना, उसको प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है, यानी उसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इसका निर्माण एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है। वही महान शक्ति एक अदृश्य शक्ति से इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण? कार्बनिक, कार्बन का नहीं बोलना, कार्बनिक यौगिक का। जो कार्बन से बने हुए जो यौगिक होते हैं ना, उनको कहते हैं हम कार्बनिक यौगिक। बर्जिलियस बोला कि जीवन शक्ति के सिद्धांत के अनुसार कि जो कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण होता है ना, वह एक अदृश्य शक्ति से होता है, एक महान शक्ति से होता है। इसको प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है और बिना उस शक्ति के इन यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है, ठीक है। इस सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए फिर से एक बार, बर्जिलियस ने क्या बोला कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य शक्ति से होता है, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है ना। उसके बाद प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है और बिना उस शक्ति के कार्बनिक यौगिक को बनाया नहीं जा सकता है। इसी सिद्धांत को कहा गया जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा गया। बोली कोई दिक्कत? आगे बर्जिलियस के शिष्य फ्रेडरिक बोहलर, अभी बताया ना कि बर्जिलियस के चेला था फ्रेडरिक बोहलर, उनका पूरा नाम था। 1828 में जीवन शक्ति का सिद्धांत 1815 में दिया गया और 13 साल के बाद बोहलर आया और उसने क्या किया कि अमोनियम साइनाइड को लिया, इसको क्या किया? गर्म किया और गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। अरे बात समझ में? अमोनियम साइनाइड को गर्म किया, यूरिया बनाया और जब यूरिया बन गया ना, तो बर्जिलियस का सिद्धांत क्या था कि अदृश्य शक्ति है, इसका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। लेकिन बोहलर आया, प्रयोगशाला में यूरिया अमोनियम साइनाइड को गर्म किया और यूरिया बनाया। तुम रोज रोज सोती हो, क्या बात है? बीमारी धर लिया है? अपना देहवा पर जान लो, एकदम बेंचवे पर पूरा एकदम धर के जितना शरीर का लोड है ना बेंचवा पर दे, नींद तो अबे न करेगा। सब शरीर का जितना सेल है ना, सब सेल क्या हो जाता? सो जाता है। कहता है तू आराम करते, रुक रुक रुक, हमरो आराम करते ने, नींद आवे लगेगा। इस सिद्धांत का खंडन किया गया, ठीक है। देखिए इस तरह से इसका सबसे पहले हम समझेंगे कि अमोनियम साइनाइड यानी NH4CN, ये क्या है? अमोनियम साइनाइड। क्या है? अमोनियम साइनाइड। इसको प्रयोगशाला में क्या किया गया? चला गर्म किया गया। क्या किया गया? गर्म। और जब गर्म किया गया तो बना, क्या बना? यूरिया। क्या बना? यूरिया। यूरिया का सूत्र है, याद रखिएगा, NH2CONH2। इसका संरचना इस प्रकार है, देख लो, NH4NCO, ठीक है। ऊपर क्या है? यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस। अब इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करेंगे, है ना। हीट करेंगे तो क्या बनेगा? NH2N। क्या बनेगा? H2N C डबल बॉन्ड। ओ जो है ना, C के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है। आगे क्यों जुड़ता है सब आपको पता चलेगा। फिर क्या है? NH2
ये है आपका यूरिया। ये किसका है संरचना? यूरिया का। आपसे अगर पूछा जाए कि यूरिया का सूत्र बताइए तो क्या बोलिएगा? NH2CO NH2। यूरिया कैसे बनता है तो बोलोगे कि सर NH4CN यानी अमोनियम साइनाइड को जैसे ही हम प्रयोगशाला में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? यूरिया बनेगा। अगर हम आपसे पूछ दे कि बताइए कार्बनिक यौगिक सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया तो क्या बोलोगे? यूरिया। हम पूछे कि जीवन शक्ति का सिद्धांत को किसने लागू किया तो क्या बोलोगे? बर्जिलियस ने। जीवन शक्ति के सिद्धांत को अंत किसने किया? बोहलर ने। कैसे अंत किया? तो अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया बनाया और बर्जिलियस के सिद्धांत का क्या हुआ? अंत हुआ, जो जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत हुआ। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, जैसे ही जीवन शक्ति का सिद्धांत को बोहलर ने अंत किया ना, जैसे ही जीवन शक्ति का सिद्धांत को अंत किया गया तो लगभग कार्बनिक यौगिक लगभग 1,70,00,000 कुछ ऐसा कार्बनिक यौगिक बनाया गया प्रयोगशाला में। करोड़ों करोड़ कार्बनिक यौगिक बनाया। जैसे ही एगो अंत किया सबको आइडिया लग गया, जितने लोग थे सब वैज्ञानिकों ने क्या किया? कार्बनिक यौगिक धराधर धराधर बनाना चालू किया। लगभग 1 करोड़ कुछ कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में अभी तक बनाया जा चुका है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम देख लेते हैं। एक है रासायनिक बंधन। क्या है? रासायनिक बंधन। ठीक ना? अब देखिए रासायनिक जो बंधन है वो क्या होगा? देखो, अच्छा ये बताइए, रासायनिक यानी सब लोग जानता होगा रसायन के बारे में, केमिकल है ना, और बंधन मतलब जुड़ना। बंधन मतलब जुड़ना। अरे होता है ना रासायनिक बंधन, और लड़की या लड़का के शादी होता है तो उसको क्या कहते हैं? गठबंधन है। कौन बंधन कहेंगे? गठबंधन कहेंगे, है ना। शादी बंधन कह सकते हैं कि शादी क्या हो रहा है? एक दूसरे से बंधन हो रहा है ना। तो रसायनों का बंधन हो रहा है, यानी रसायनों का मिलन हो रहा है। रासायनिक बंधन के अंतर्गत क्या हो रहा है? रसायनों का मिलन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं रासायनिक बंधन क्या होता है कि किसी यौगिक में, डिफिनेशन मैं दे रहा हूं, किसी यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, यानी जिस यौगिक में, कोई भी यौगिक आप ले लो, जिस यौगिक में 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक बंधन। यानी किसी यौगिक में 2 या 2 से अधिक परमाणु जिस बंधन के द्वारा बंधे हो उसको क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन कहेंगे, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसे को केमिकल बॉन्ड। केमिकल मतलब रासायनिक, और बंधन का बॉन्ड है ना, केमिकल बॉन्ड। चलिए अब थोड़ा हम देखते हैं आयनिक बंधन के बारे में समझ लेते हैं। आयनिक बंधन क्या है? आयनिक बंधन यानी आयनों का बंधन। ध्यान देना है कि एक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण से, यहाँ पर आयनिक बंधन में याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है। हस्तांतरण मतलब लेन देन। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? लेन देन। तो इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो रासायनिक बंध बनता है उसे क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। याद रखिएगा आयनिक बंधन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण, हस्तांतरण मतलब समझते हो? हस्तांतरण लेन देन, यानी इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है, या किसी भी परमाणुओं के बीच बना हुआ बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बने, तो इस प्रकार के बंधन को क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। जैसे देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण कहने का मतलब ये क्या है? Na। क्या है? Na। कैसे इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण हो रहा है आप देखिए, ये है Na। उसके बाद हम ले लेते हैं Cl। क्या ले लेते हैं? Cl2, क्लोरीन गैस को ले लो। तो NaCl2 तो बनेगा NaCl, NaCl। इसको बैलेंस करने के लिए आगे लगेगा 2। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पढ़ाए होंगे ना। तो दू लगाया जाता है किस लिए? संतुलित करने के लिए। तो बताइए, अब देखो ध्यान से समझना है कि आखिर के ई Na और Cl में क्या हुआ कि एक दूसरे से जुड़कर एक में हो गया। यहाँ था अलग अलग। मान लो सपोज देते, एक है लड़की एक है लड़का, अब यह शादी हो गया तो सट पट के रहेगा ना जी। देखो यहाँ पर है कि नहीं है, तो ये है क्या? 2NaCl। अब देखिए कैसे एक दूसरे से जुड़ गया, जुड़वा कैसे ये एक दूसरे से जुड़ा। तो देखो दोनों पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। देखिए आयनिक बंधन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण। तो देखिए क्या है, अभी हमने बताया, इस पर रेट चलेगा, Na प्लस Cl2 क्या बना? 2NaCl। देखिए ए एक दूसरे से क्यों जो है ना बंद कर NaCl बनाया, ध्यान देना है। चलिए Na के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? Na की परमाणु संख्या 11। कितना होता है? 11। तो Na की परमाणु संख्या 11, यानी सोडियम की परमाणु संख्या 11। तो हम क्या बोलते हैं, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। 9th क्लास में पढ़े हो। फिर उसके बाद 8, उसके बाद 8, कुछ इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक है। तो सोडियम है, देखिए यहाँ पर हम ऊपर बना लेते हैं इसका कक्षा, इसको KLM 3 कक्षा ले लो। इसमें कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन? 2 रहेगा। कितना रहेगा? 2। इसमें हार्डली 8 रह सकता है और इसमें हार्डली 8 रह सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ध्यान देना है कि सर जी सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11, यानी हमको कितना रखना है? 11 रखना है। तो 11 को हम कैसे रखेंगे, ध्यान देना है। तो हम कह सकते हैं कि सर 11 है तो पहला घरवा में 2 गो रख दीजिए ना, 2 गो रख दिए, बाकी बचा हमारे पास 9 गो, ठीक है। हमारे पास कितना है? अरे ऐसे समझ लो, हमारे पास 11 आदमी है, 11 मेहमान आपके घर में चले गए, ठीक है। 3 गो रूम है, पहला रूम में 2 आदमी बैठ सकता है, दूसरा में 8 गो रख सकते हैं, तीसरा में 8 गो रख सकते हैं। आपके पास 11 मेहमान चले गए, एगो एकदम घर भर देना है। घर को क्या करना है? भर देना है। पहला घर में कितना मेहमान रहेंगे? 2। दूसरा घर में कितना रह सकता है? 8। भर दिए, के गो बैठ गए? 8 2 10, बचा के गो? एगो। कहो कि तू साइड में रहो। तो हम कह सकते हैं कि जो सोडियम होता है, सोडियम उसके बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? अब आता है बात Cl का। किसका? Cl यानी क्लोरीन का। तो क्लोरीन बताइएगा, अगर क्लोरीन, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। कितना? 17 को रखना है। तो 2 आप इसमें रखेंगे, उसके बाद कितना रखेंगे? 8, और उसके बाद कितना रखेंगे? 7। कितना रखिएगा? 7 रखिएगा। अरे बात समझ में? अब ध्यान देना है कि 3 कक्षा है। कितना कक्षा है? 3 कक्षा। ध्यान दो यहाँ पे इस तरह से 1 2 3, ये है जगह है जी। यहाँ से इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ए यार बड़ा होना जी बात, थोड़ा सा समझाना है बेहतर, तो कुछ तो इसमें टाइम लेना पड़ेगा ना। चलिए इसको थोड़ा ऊपर हम लिख देंगे, है ना। क्या लिखे थे? यही ना। कलर चेंज करो। ए हट, Na प्लस Cl2 क्या बना? 2NaCl। ध्यान दो, नहीं संतुलित करने के लिए हाँ लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, हम समझा रहे हैं ना। देखो 1 2
3 कक्षा है, ठीक है, किसका, Na का, प्लस 1 2 3 है Cl का, Cl2 ले लो, चलो ठीक है। अब बताइएगा, ध्यान से देखना है, किसके प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गो, 2 गो हो गया। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 गो रहेगा, कितना रहेगा, 8 गो। तो Na का है कि 11 गो है, ध्यान देना, तो 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक बचा तो अंतिम कक्षा में हम एगो दे दिए, ठीक है। अब इस क्लोरीन का कितना है, 17, तो पहला में कितना रहेगा, 2, तो 2 दे दिए। दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा में 1 2 3 4 5 6 7। आ रहा बात समझ में। इसके बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके बाह्यतम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना। सब कोशिश करेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो जाए, 8 गो, कितना हो जाए, 8 गो। अच्छा ये बताइए, ये सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देवेगा तो इसके बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 गो। और जब ये ले लेगा एगो तो इसके बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण करके, यानी यहाँ से यहाँ अगर सोडियम त्याग कर दे और क्लोरीन को दे दे तो बताइए इसका भी काम हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लेकिन अगर सोडियम कहेगा, ये भी पूछ सकते हो कि सर काहे ना हम 7 को इसको दे देते, एकरो तो कमवा हो जाएगा, ये भी आप पूछ सकते थे ना कि सर इसका 7 को उस पर चढ़ा दीजिए तो 8 को हो गया, एकरो लास्ट वाला हट जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कोई सामान तुमको लेने जाना है, सपोज दैट मान लेते हैं घर के लिए एक टीवी लेने जाना है, ठीक है। तो टीवी का कीमत अगर 8 इलेक्ट्रॉन 8000 है, तो आपके पास अगर 7000 रुपया है तो 1000 रुपया किसी पड़ोसी से पैंचा लेके तुम जा सकते हो टीवी लेने जाओगे कि नहीं। कोई भी दे देगा, कहोगे ये भाई 7000 रुपया है, 1000 रुपया के काम चलाओ, हमारा टीवी लेना है, तो दे देगा। लेकिन अगर बताओ 1000 बगली में रख के 8000 का टीवी लेने जाओगे, कोई से 7000 मांगोगे तो का कहे, अरे औकात न होते काहेला टीवी ले जाई थे, 1000 रुपया फरफराए ले टीवी लेवेला, कहेगा लोग कि नहीं कहेगा, कहेगा ना जी। तो अगर ये क्लोरीन इससे मांग देगा कि एगो है भाई, एगो हो तोरे, एगो हमरा दे दे, काहेला एगो रख ले झूठो के, तो ठीक है। लेकिन अगर ये सोडियम कहता क्लोरीन से कि भाई तू ही हमरा दे देना, तो सोडियम क्लोरीन न कहेगा कि छोटा कहीं के एगो रख लही है और 7 गो हमरा से मांगी, अरे तू हमरा दे दे एगो, तोरो काम हो जतो। यही अब क्या करेगा कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन उठकर इसमें, हाँ, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ चलाएगा, इस पर। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया ना जी। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं। चलिए ये पूरा खाली हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ चढ़ गया, इस पर। अब बताइए ये किसका था, सोडियम का, हाँ सोडियम का। तो इस सोडियम का है, ध्यान देना, सोडियम लिया कि दिया, दिया, तो देने वाला प्लस कि माइनस, प्लस। और क्लोरीन लिया कि दिया, तो लेने वाला, इसीलिए सोडियम पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। और शादी विवाह होता है एक प्लस और एक माइनस है। ऐसा सुने हो, लड़का लड़का में बिया हो गया, लड़की लड़की में, सुना होगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब पर देता है कि लड़का लड़का से बिया कर लिया, लड़की लड़की से बिया कर लिया। पता है काहेला करता है सर, फेमस होवेला करता है, फेमस होने के लिए कि कम से कम वायरल हो जाएंगे, इसलिए ऐसा ऐसा बेहुदा एकदम बेतुका बेतुका सब बात करता है। अरे छोटा, लड़के लड़के में शादी होवे लगे, लड़की लड़की में तो सृष्टि नहीं चलेगा। 70 से 80 साल जाते जाते काम खत्म, सब मर ही जाएगा।
और लड़की लड़की से शादी करेगा तो ना बच्चा पैदा होगा, और न लड़का लड़का से शादी करना बच्चा पैदा होगा। तो बच्चे न पैदा होगा तो सृष्टि चलेगा कहाँ से? चलेगा जी? थोड़ा बाद तोर बेटा है नहीं, काम खत्म, जनरेशन ही खत्म हो जाएगा, धरती का खत्म है ना। तो ऐसा ऐसा लोग धरती को विनाश करने वाले पैदा हो गए हैं, है ना। समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन का खेल, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण समझ में आ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है ना, उसको हम कहते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन। कुछ ज़्यादा देरी का बन रहा है, 35 मिनट हो गया, अभी ज़्यादा पढ़ेबो नहीं किए हैं। कहाँ थे जी? बड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं ना जी। ये हो गया ना, समझ में आया? अभी समझा दिया आयनिक बंधन, इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है, कौन सा बंधन बनता है? आयनिक बंधन बनता है। चलिए आगे देखो, अब आता है सहसंयोजक बंधन। जैसे आयनिक बंधन है वैसे सहसंयोजक। आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण हो रहा था। क्या हो रहा था? हस्तांतरण। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरा को दे देगा तो पहला के पास खत्म और दूसरा के पास पूर्ति। आ रहा बात समझ में? यानी सोडियम दे दिया किसको? क्लोरीन को, तो सोडियम के पास तो खत्म हो गया लेकिन क्लोरीन के पास आ गया। लेकिन सहसंयोजक बंधन में हस्तांतरण नहीं होता है, लेन देन होता है, पार्टनरशिप। सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पार्टनरशिप होता है। यानी उस इलेक्ट्रॉन पर आपका अधिकार है तो हमरो अधिकार है, दोनों का मिल के। लेकिन वहाँ पर इससे पहले जो पढ़े सिर्फ एक का अधिकार रहता है। जैसे जिसके पास गया उसका अधिकार हो गया, जो दिया उसके पास तो खत्म ही हो गया। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं होता है, यहाँ पर लेन देन का काम होता है कि तू लेगा तो हम हूँ तोरा से लेंगे। यानी दोनों को एकदम पार्टनरशिप। कैसे दो आदमी कोई बिजनेस करता है पार्टनरशिप पर? मान ले दो आदमी एकदम बरोबर पैसा लगाया कोई बिजनेस में, ठीक है। तो जब बरोबर पैसा लगाया तो कह सकता है क्या? मान ली कोई स्कूलें खोलने की बात आ जाए, दो आदमी स्कूल खोला मिल के, 5 लाख खर्च हुआ, 2.5 लाख एक ने लगाया, 2.5 लाख एक ने लगाया। तो पहला आदमी कह सकता है क्या? पहला आदमी क्या कहेगा? मेरा स्कूल है, कहेगा ना पहला स्कूल आदमी कि मेरा स्कूल है। तो दूसरा का आदमी क्या कहेगा कि तोरा स्कूल है, वो तो कहेगा कि मेरा स्कूल है। कहे कि दोनों लोग हम क्या है? पार्टनर है। वही यहाँ पर पार्टनरशिप होता है सहसंयोजक बंधन में। और जिस बंधन में पार्टनरशिप होता है उसको क्या कहते हैं? हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं। आ रहा बात समझ में? एकदम क्या कहे इसको, इतना ना एकदम एक ही चीज़ को 10 बार बोले। हमारा तो लग रहा है कि याद हो जा रहा होगा सके जी। नहीं याद हो रहा है जी? नहीं याद होगा ना तो फिर कहियो याद तो सबके ना होगा, कोई के पढ़ावे से तो सब फिर सीखने वाला नहीं है। आयनिक बंधन क्या बताया अभी? आयनिक बंधन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? हस्तांतरण होता है, बताए ना। लेन देन नहीं, हस्तांतरण। लेन देन यहाँ हो रहा है, तू ल हमरा से ल द, ऐसा हो रहा है। और वहाँ हस्तांतरण एक से दूसरा में चल जा रहा है। यहाँ देखिए, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बने बंधन को क्या कहते हैं? हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। सहसंयोजी यौगिक दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सहसंयोजी यौगिक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक अध्रुवीय और एक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। देखिए यहाँ पर हम इस चीज को समझते हैं कि दो परमाणुओं के बीच कैसे इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। ध्यान दो। चलिए लेते हैं बात हाइड्रोजन की। किसका? हाइड्रोजन। बोलिए हाइड्रोजन की बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 12। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है जी। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होती है? अरे हाइड्रोजन से स्टार्ट ही होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे। तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1, तो बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कम से कम अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन के। कितना इलेक्ट्रॉन के? 2 इलेक्ट्रॉन के। तो हाइड्रोजन अपना पार्टी के साथी खोजेगा 2 पाने के लिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपना क्या खोजेगा? साथी, कि साथी हमको मिल जाए। तो घूमते घूमते पूरा विचरण कर रहा है चारों तरफ, कौन हमारा साथी मिल जाए। तो हाइड्रोजन को मिला हाइड्रोजने, कहा कि यार दोनों एक ही जात के है ना,
कहेला हम दूसरा भी जाएंगे, आओ तोरे साथे हम मिल जाते हैं। तो एक और हाइड्रोजन आया और उस हाइड्रोजन के साथे मिला। हाइड्रोजन के कितना, बायतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो कहेला, इस हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का एक है। अब हाइड्रोजन कहा कि यार मिल ही गए हैं तो एक काम करें ना, पार्टनरशिप करल जाए। यानी ये जो पार्टनरशिप है, ये दोनों में पार्टनरशिप होगा। क्या होगा? पार्टनरशिप। इस हाइड्रोजन कहेगा कि यार तू हमको दे दो, ले लिया। अब इस हाइड्रोजन का कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2। तो कहेगा कि यार पार्टनरशिप कर ले ही हैं तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, तुमको मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन तो हम ले लेते हैं अपना। इसको मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये साझा हुआ। उसमें इसमें अंतर बुझाया। उसका उठ के वहाँ जा रहा था और उसके पास है खत्म, लेकिन यहाँ किसी के पास खत्म नहीं, पार्टनरशिपेट हुआ। यानी इस हाइड्रोजन से पूछा जाए कि ये भाई तोरा भी के इलेक्ट्रॉन, तो कहेगा कि 2 गो। तो इहो हाइड्रोजन भी आएगा, पूछा जाए कि के इलेक्ट्रॉन, तो इहो कहेगा 2 गो। ये हो गया पार्टनरशिपेट। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चीज़ समझ में आ रहा है ना जी? चलिए अब देखिए आगे। उसके बाद अगर बात की जाए, कुछ और देख लेते हैं, ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 परमाणु संख्या। काहे नहीं बतवा समझ रहे हो? ऑक्सीजन का बाह्यतम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे? मन में निकाल लेना। 8 परमाणु संख्या, तो पहला में 2 रखाएगा तो दूसरा में 6 रखाएगा, तो 6। तो इस ऑक्सीजन का कितना हो गया? 6। ऑक्सीजन का 6 हो गया। अब इस ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अपना साथी के फिराक में घूमते चल रहा है, घूम रहा है कि कहाँ हमरा मिल जाए। इसको भेंट हुआ ऑक्सीजन, कहा कि हम काहेला दूसरा भी जाएंगे, अपने ब्यादरी भी जाते हैं। इसको मिला ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सबका तो एक ही ना होगा जी, 6। अब कहेगा ऑक्सीजन के यार तू हमरा 2 दे दो, तो ये 2 दे दिया, और ये कहेगा कि यार हमारा 2 दे दो। देखो दोनों का काम हो गया। कितना बॉन्ड बना? 2 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बना? बीच में 2 बंधन बना। वहाँ पर एक बंधन बन रहा है ऑक्सीजन, मतलब के बंधन बना? 2 बंधन बना। तो ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, याद रखिएगा। कितना बॉन्ड के साथ? अमोनियम साइनाइड का सूत्र बता रहे थे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा था, नहीं पता है जी अभी? तो वही ऑक्सीजन कितना बॉन्ड के साथ जुड़ता है? 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है। बोलिए कोई दिक्कत? तो इतना एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर 2 समान परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, यानी लेन देन करता है आपस में, समान परमाणु, यानी समान परमाणु, देखो समान है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन समान है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन समान है ना। तो जब समान परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण करते हैं, यानी लेन देन करते हैं, तब उसको हम कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। समझ में आया? अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। और जब अलग अलग परमाणु आपस में साझा करते हैं तो उसको कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन करेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन करेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन करेगा, लेकिन यहाँ अलग अलग हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहाँ पर देखो CH3 Cl, दोनों अलग अलग है, CH3, और फिर यहाँ पर Cl अलग अलग है, तो अलग अलग रहेगा ध्रुवीय, एक जैसा परमाणु रहेगा तो अध्रुवीय। बोले कोई दिक्कत इतना समझने में? क्लियर है जी? चलो अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब हम कहते हैं कि सहसंयोजी जो यौगिक होता है ना, एक बार फिर से बोलना, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक, आयनिक बंधन बोल सकते हो, आयनिक बंधन बोलो, ठीक है। आयनिक बंधन और सहसंयोजक योजक बंधन। अगर हम आपसे पूछ दे कि आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में अंतर बताओ, क्या बोलोगे? सर आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। साझा, साझा मतलब आपस में क्या करते हैं? साझा करते हैं, साझा होता है वहाँ पर।
और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का पार्टनरशिप होता है यानी स्थानांतरण होता है। क्या होता है? और यहाँ पर साझेदारी हो रहा था ना, रुक जाओ सहसंयोजक, हाँ साझेदारी सहसंयोजक में, और वहाँ क्या होता है? लेन देन होता है ना। देखिए आयनिक यौगिक, ये है आयनिक बंधन है ना। हस्तांतरण क्या होता है? हस्तांतरण, और वहाँ पर क्या होता है? साझेदारी। आयनिक यौगिक में हस्तांतरण होता है और सहसंयोजक बंधन में क्या होता है? साझेदारी होता है। अब यहाँ पर बोल सकते हैं ना, इसका हस्तांतरण क्या होता है? हस्तांतरण। इसमें क्या होता है? साझेदारी। क्या होता है? साझेदारी होता है। आ रहा बात समझ में? चलिए अब देखेंगे सहसंयोजक यौगिक के गुण। सहसंयोजक यौगिक का गुण क्या क्या होता है, ध्यान देना। इसके क्वथनांक और गलनांक कम होता है। क्वथनांक पता है क्या? किसको क्वथनांक लिखा गया? क्वथनांक होगा। इसका क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है, कम होता है। कम कहने का मतलब निम्न। क्वथनांक वह गुण है किसी पदार्थ का, जब आप तापमान दोगे ना, उसको ताप दोगे ना, वह गैस में बदल जाएगा, तो वह ताप क्या कहलाएगा? उस पदार्थ के लिए क्वथनांक कहलाएगा। और गलनांक मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है वह क्या कहलाता है? गलनांक। तो जो वाष्प बनने की प्रक्रिया और गलने की जो प्रक्रिया है ना, उसको कम ताप दोगे ना तो इसका क्या हो जाएगा? गलने लगेगा और वाष्प बन जाएगा। किस? सहसंयोजक यौगिक। यानी सहसंयोजक जो यौगिक है उसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? कम होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक, याद रखिएगा। और ये प्रायः द्रव और गैस के रूप में होता है। सहसंयोजी यौगिक किस किस रूप में होता है? द्रव और गैस के रूप में होता है। ये ध्रुवीय अध्रुवीय दोनों में हो सकता है, यानी ये ध्रुवीय भी हो सकता है और अध्रुवीय भी हो सकता है। अभी ना लिखा है सहसंयोजी यौगिक में उसका प्रकारे है ध्रुवीय और अध्रुवीय, तो दोनों रूप में रह सकता है। बोले कोई दिक्कत है? सहसंयोजी यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। यह प्रायः द्रव और गैस में रहते हैं और ये ध्रुवीय और ध्रुवीय दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है, ज़्यादा देर का क्लास नहीं करेंगे। लगभग कितना देर होने वाला है जी? 47 मिनट, 1 घंटा हार्डली चलेगा, निकलना भी है। देखो सहसंयोजक बंधन के प्रकार क्या है? सहसंयोजक बंधन के प्रकार देख लेंगे। देखिए सहसंयोजक बंधन के प्रकार 3 प्रकार के। कैसे? देखो ध्यान से। ये क्या हमने लिया? हाइड्रोजन। क्या लिया? तो हाइड्रोजन के बारे में अभी पता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसका बायतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन इसका कहेगा कि साझा कर लो भाई, तो ये ले लेगा और ये ले लेगा। दोनों के बीच में के गो बॉन्ड बना? एक बंधन। तो जब 2 परमाणुओं के बीच में एक बंध बनता है ना, उसको कहते हैं एकल बंधक सहसंयोजक यौगिक। यानी देखिए एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? जब 2 परमाणुओं एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी क्या है? यहाँ एक और यहाँ एक। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है 2 परमाणुओं के बीच, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वह क्या है? एकल सहसंयोजक बंधन है। एकल सहसंयोजक बंधन। और द्विसहसंयोजक बंधन कहेंगे जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देख लो, अभी बताए थे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन बायतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो 2 4 और 2 6। यहाँ 2 4 और 2 6। अगर एक बंधन बनाओगे ना तो कभी 8 को पूरा नहीं होगा। एक को बनाओगे, यहाँ सोचोगे कि एक को करके करे तो कभी 8 को पूरा नहीं होगा। अब बताइए के बंध बनाए? एक बंध आई एक बंध। यानी हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से सर एक बंध बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है और 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बंध बनता है। यहाँ 2 बंध बना, ये कहेगा भाई हमरा दे दो, आई कहेगा भाई हमरा दे दो। साझेदारी हो गया तो डबल बॉन्ड बना। अरे यार बात समझ में नहीं? क्या समझ में आ रहा है जी? तो द्विसहसंयोजक बंधन। अब होता है त्रिक सहसंयोजक बंधन, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। कितना इलेक्ट्रॉनों की? 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ध्यान देना कि जब 2 परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिक सहसंयोजक बंधन। जैसे N2, देखो ध्यान से। नाइट्रोजन
और यहाँ भी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सबसे पहले नाइट्रोजन की परमाणु संख्या बता दूं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 6 की 7। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना? 7। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसका 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब बताइए इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। 8 ना। अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 8, क्योंकि इसके पास बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? बाह्यतम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है ना। तो पहला में क्या रहेगा? 2 रहेगा, दूसरा में 5 गुना रहेगा जी, तब ना 7 को होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 1 2 3। अरे नहीं गड़बड़, गलती कर दिए हैं। देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 यहाँ 1 2 3। अब बताइए 5 और 3 8। 1 बंद 2 बंद 3 बंद। इसके पास 8 और इसके पास 8। पूरा हो गया। 6 तो इसी में हो गया। और 2 8। 6 और 2 8। कितना बंध बना? 1 2 3। तो त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब आपस में परमाणुओं में जब 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो हम क्या बोलते हैं? त्रिक सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो आगे थोड़ा देख लो। और है हाँ, एक देख लो, ये खत्म करते हैं, इसी से रिलेटेड है। कहता है कि कार्बन जो है ना सहसंयोजी आबंध बनाता है। क्यों? कार्बन सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है? ध्यान देना है। कार्बन जो है वो कैसा आबंध बनाता है? सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है? देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। कैसे देख लीजिए, C6 होता है ना जी, 6 गो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और उसके बाद 4। बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण यह न तो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और न ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। कार्बन न दे सकता है बेचारा, न ले सकता है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 4 बाह्यतम शेल में होता है। अगर किसी का बाह्यतम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना तो 3 क्या करेगा? ले लेगा। 6 रहेगा तो 2 ले लेगा। अगर 7 रहेगा तो 1 ले लेगा। अगर किसी के पास 1 रहेगा तो 1 दे देगा। 2 रहेगा तो 2 दे देगा। अगर 3 रहेगा तो 3 दे देगा। लेकिन 4 रहेगा तो न बेचारा ले सकता है, बीच बिचवा में पड़ जाता है, न ले सकता है न दे सकता है। अरे बात समझ में, देखो ध्यान से। 1 रहेगा तो दे देगा, 2 रहेगा तो दे देगा, 3 रहेगा तो दे देगा। अगर 5 रहेगा तो ले लेगा। अगर 6 रहेगा तो ले लेगा। कितना? यहाँ 3 ले लेगा, ये 2 ले लेगा। अगर 7 रहा तो ये कितना ले लेगा? 1 ले लेगा, यानी इधर ले लेगा। समझ रहा है ना? 5 रहेगा 3 लेगा, 6 रहेगा 2 लेगा, और 7 रहेगा 1 ले लेगा। 1 रहेगा दे देगा, 2 रहेगा दे देगा, 3 रहेगा दे देगा। लेकिन 4 रहेगा तो न देगा और न लेगा। तो वही कहता है कि कार्बन जो है उसकी परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसके बाह्यतम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण न तो यह इलेक्ट्रॉन देता है और न इलेक्ट्रॉन लेता है। यह सिर्फ साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी करता है, जिसके कारण कार्बन सहसंयोजी आबंध का निर्माण करता है। कितना एकदम सिंपल है डिफिनेशन, नहीं? कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी आबंध का निर्माण क्यों करता है? तो हम क्या बोलेंगे? कार्बन जो है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इसके बाह्यतम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण न कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है न देता है, और ये सिर्फ साझेदारी करता है। इसलिए कार्बन जो है सहसंयोजी आबंध का निर्माण करता है। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आज की क्लास समझ में आया? चलिए खत्म करते हैं, बाकी कल।